लगातार अपहरण की घटनाएं भाजपा के शासन के आने के बाद बढ़ी हैं और बीजेपी शासित राज्यों में महिला उत्पीड़न के मामले सबसे ज्यादा हैं, जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश जो नंबर 1 पर है। 2022 में यहां महिलाओं के खिलाफ 65,743 मामले दर्ज हुए। ये तो हुए जो दर्ज हुए, और जो बलात्कार के केसेस दर्ज नहीं हो रहे हैं वो इस डाटा के अंदर नहीं है। मध्य प्रदेश में मासूम बच्चों के साथ बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, बलात्कार सहित बाकी बच्चों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ी हैं। और ये वो बीजेपी है, वो प्रधानमंत्री हैं जो 2023 में मणिपुर के अंदर जिस तरह महिलाओं को निर्वस्त्र करके, इतना महिलाओं को पूरी दुनिया के सामने अपमानित करके पूरी दुनिया में भारत का नाम गंदा करने का काम किया, और उसमें प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए। वो महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे, ये उनकी मंशा उनकी पार्टी की दिखाई देती है। निर्भया फंड 30 से 40% हिस्सा उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। तो जिनकी सरकार पिछले 12 सालों से है, वो महिला उत्पीड़न के आंकड़े तो उनके कार्यकाल में बढ़ रहे हैं, लेकिन निर्भया फंड का 30 से 40% खर्च ही नहीं कर पा रहे। अब सजा का दर देख लीजिए, महिला उत्पीड़न के मामलों में कन्विक्शन रेट केवल 25 से 30% है। ये हालात बीजेपी के शासन में है। 90% से अधिक मामले ट्रायल के मामले पेंडिंग चल रहे हैं। और जानते हो कारण क्या, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला सुरक्षा का अभाव। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के भारी भरकम विज्ञापनों के बावजूद वास्तविक सुरक्षा के लिए पुलिस सुधार और बुनियादी ढांचे सीसीटीवी स्ट्रीट लाइट की कमी है। दूसरा, प्रशासनिक ढिलाई। हाथरस और उन्नाव जैसे मामलों में पुलिस की भूमिका ने साबित किया है कि तंत्र पीड़ित के बजाय रसूखदार आरोपियों के प्रति अधिक नरम दिखता है। सिर्फ कागजी आधार पर पॉक्सो दिख रहा है एक्ट, लेकिन उसके अंदर जमीनी स्तर पर जांच बहुत धीमी है और गवाहों को सुरक्षा नहीं मिलती है। जैसा मैंने अभी अजमेर की घटना बताई थी, जिस महिला के साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया और जब उस महिला ने मुकदमा दर्ज करा दिया तो उसको दबाव बनाया कि आप केस वापस लो। जिस तारीख को उसका बयान होना था उससे 1 दिन पहले उसके घर पे जाके उसको कहा कि केस वापस लो, समझौता करो। जब उसने मना किया तो आप ही के उस बीजेपी के राज्य में जहां आपकी सरकार है, उस महिला के मां, उसके चाचा चाची के कुल्हाड़ियों से हाथ पैर काट लिए गए। वो आज भी हॉस्पिटल में है और दोषी गिरफ्तार नहीं हुए। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके बाद दोषी गिरफ्तार हुए हैं। ये हालात बीजेपी शासित राज्यों की है। और मजे की बात देखिए, रिसेंट रिपोर्ट एडीआर की, वो बताती है 134 सिटिंग एमपीज एंड एमएलएज इन इंडिया फेस एक्यूजेशंस इन केसेस इन्वॉल्विंग क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी के हाईएस्ट जो एमपी और एमएलए महिला उत्पीड़न के मामलों में बीजेपी के हैं। 134 में से 44 केसेस अकेले बीजेपी के सांसदों और विधायकों के खिलाफ महिला उत्पीड़न के दर्ज हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं, 2018 में खुद सोनिया गांधी जी के बारे में बहुत ही अपमानजनक शब्द प्रधानमंत्री जी ने कहे थे। महिला आरक्षण की बात करने वाले महिलाओं के बारे में वाहवाही लूटने की कोशिश झूठ बोलकर करने वाले कहते हैं अपनी स्पीच में, ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में पैसा जाता था। ये सब दिन क्या है प्रधानमंत्री रहते हुए आदरणीय सोनिया गांधी जी के बारे में। और मुख्यमंत्री गुजरात का रहते हुए इन्होंने त्रिवेंद्रम के सांसद शशि थरूर जी की वाइफ के बारे में, सुनंदा पुष्कर जी के बारे में कहा था 50 करोड़ वाली गर्लफ्रेंड। ये प्रधानमंत्री के स्तर के व्यक्ति और मुख्यमंत्री स्तर के व्यक्ति के ये शब्द हैं, जो कभी मुख्यमंत्री थे तब के शब्द हैं, और जब प्रधानमंत्री बने तो सोनिया गांधी जी के बारे में किस तरह के अपशब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया।
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बताता है रेप्स अगेंस्ट दलित वुमेन विटनेस्ड ए ट्रबलिंग 45% इंक्रीज फ्रॉम 2015 से 2020। दलित महिलाओं के साथ बलात्कार के केसेस में 45% की बढ़ोतरी हुई है बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से। और आपको पता ही होगा प्रज्वल रेवन्ना, उस केस में उनकी प्रचार के लिए कुछ प्रधानमंत्री जी जाते हैं, तो बीजेपी से अलायंस वाली पार्टी के लोगों के खिलाफ केसेस आपको पता है। बीएचयू का मामला आपको याद ही होगा कि बीजेपी के 3 पदाधिकारियों ने बीएचयू की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया। तो ये वो बीजेपी है जो कठुआ के अंदर बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई, जिसके एक नेता कुलदीप सेंगर खुद सजा काट रहे हैं महिला बलात्कार और हत्या और उत्पीड़न के मामलों में। तो ये चाल चरित्र है। और आपको सबको हाथरस की घटना भी पता होगी, चाहे हाथरस की घटना का मामला हो, चाहे मणिपुर का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, हर मामले में। और बिल्किस बानो वाला केस आपको याद होगा, 2002 के दंगों में बिल्किस बानो के 7 परिवार के लोगों की हत्या हुई, जिसमें 3 साल की उसकी बेटी की भी हत्या की गई। और इतना ही नहीं, बल्कि उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और बलात्कारियों को बीजेपी की सरकार ने छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद विश्व हिंदू परिषद बीजेपी से जुड़े लोगों ने उनके गले में माला डाल के उनको मिठाई खिलाने के वीडियो फोटो आपने सबने देखे होंगे। वो तो भला हो, धन्यवाद करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का कि उस सजा को उन्होंने बरकरार किया और रिलीज के फैसले को रद्द किया। हंसराज एमएलए बीजेपी पॉक्सो चार्जशीट हो चुकी है। तो ये चाल चरित्र उस पार्टी का है जो पार्टी फर्जी दिखावा कर रही है। 2023 में जब एक एक्ट पास हो गया तो भाई पहले तो तुम जो प्रेजेंट में 543 मेंबर है उसमें तो 33% लागू कर दो। और आरोप लगा रहे कांग्रेस पे, उस कांग्रेस पे जिसने आजादी से पहले अपनी पार्टी में महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिसने पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी दी, जिसने पहली महिला राष्ट्रपति शेखावत जी, हाँ नहीं राष्ट्रपति, और पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार जी थी। उस कांग्रेस के बारे में कह रहे हैं जिसने स्पीकर पहली दी, राष्ट्रपति पहली दी, जिसने प्रधानमंत्री पहली भारत को दी, जिसने पार्टी की राष्ट्राध्यक्ष पहली भारत को दी। बीजेपी बताए आज तक एक भी महिला, क्या उन्होंने एक भी महिला को आज तक प्रधानमंत्री बनाया अपना? अब तो लंबे समय से सरकार है, पहले भी रह चुकी है। एक भी उन्होंने महिला को राष्ट्रपति बनाया? वो बताएं। एक भी महिला को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया? बीजेपी बताए। तो बीजेपी का चाल चरित्र सबके सामने है। और अभी उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बेटी है कुशवाहा फैमिली की, जिसके बहुत छेड़छाड़ की जा रही थी, बदतमीजी की जा रही थी। पुलिस को लिखित में कंप्लेंट की कि मेरी हत्या हो सकती है। पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की, अल्टीमेटली उस बिटिया की हत्या कर दी गई। अभी की बात है, लेटेस्ट एकदम। दूसरी घटना गाजीपुर की, जिसमें सामूहिक बलात्कार करके विश्वकर्मा फैमिली की, एक पिछड़े वर्ग की, दोनों पिछड़े वर्ग की हैं, पिछड़े वर्ग की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी। और पुलिस ने कोशिश की कि उसको किसी तरीके से उनका समझौता हो, जो बात बताई गई है मीडिया में। तो ये बीजेपी की सरकार है। और आपको सारा पता है केरला का सबरीमला टेंपल वाले केस में भी किस तरीके से सरकार बेशर्मी के साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह डिफेंड कर रही है। बीजेपी की सरकार डिफेंड करे, महिला विरोधी सोच, मनवादी सोच उनके सामने खुलेआम दिखती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये एक बात और कह दूं, आपको याद होगा वेस्ट बंगाल का आरजीकर केस, उस केस में पूरा मीडिया, पूरी बीजेपी पूरे देश से ला के वहां इतने धरने प्रदर्शन किए। लेकिन बिल्किस बानो वाले मामले में तो आप खुद हत्यारों को, रेपिस्ट को आप माला पहना रहे हो, छुड़वाकर उनको मिठाई खिला रहे हो। आप हाथरस की बेटी के केस में तो आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको मुकदमा बना के झूठा जेल में डाल रहे हो। तो आपका चाल चरित्र हमें पता है। और मुझे दुख है कि वो मीडिया जो जितना आरजीकर केस को उन्होंने उठाना चाहिए, उत्पीड़न की घटनाओं, महिला के साथ उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन उस पर कम से कम ईमानदारी से रिपोर्टिंग तो हो। उस तरह की रिपोर्टिंग इस केस में, बीएचयू वाले केस में क्यों नहीं हुई? चूंकि बीजेपी का शासन है। हाथरस केस में क्यों नहीं? चूंकि बीजेपी का शासन है। और जब ज्यादा मामला बनता तब जाके उसकी कवरेज होती है। तो मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने चाल चरित्र को दुरुस्त करे और जो प्रेजेंट में
543 मेंबर है, उसमें आप महिला आरक्षण तुरंत प्रभाव से लागू करें, उसके लिए आप इंतजार ना करें। कि पिछले दिनों और पिछले कई वर्षों से उत्तर प्रदेश में एक नए किस्म का माहौल पैदा हो गया है, जहां के मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं और जगह जगह पे, जिनका जिक्र अभी गौतम जी ने भी किया, लगातार हमारी दलित ओबीसी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे इस देश में बाबा साहब का संविधान खत्म हो गया और दोबारा से एक मनोवादी व्यवस्था इस देश में लागू हो चुकी है और जो सामंती और मनोवादी मानसिकता के जो गुंडे बदमाश लफंगे हैं, उनको लगता है कि उनको एक विशेष अधिकार, एक खुली छूट मिल चुकी है, क्योंकि ये जो बाबा है, ये इसका एनकाउंटर और इसका बुलडोजर सिर्फ दलितों और ओबीसी और अल्पसंख्यक के खिलाफ चलता है। अभी हमारे गौतम जी ने जिक्र भी किया कि गाजीपुर में जो कारंडा थाना क्षेत्र में मेरी विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ 14 अप्रैल को हत्या कर दी गई और उसके पिता ने आरोप लगाया है कि बलात्कार हुआ। उसके बाद जैसे ही उसने थाने में दर्ज रिपोर्ट कराई, लगातार उसके ऊपर प्रेशर डाला गया। 4 बार उसकी जो तहरीर है उसको बदलवाया गया और उस पर दबाव डाला गया कि वो अपनी तहरीर में और अपने मुकदमे में जो उसने लिखा है उसको बदले। जब इसका पता वहां के समाज के लोगों को लगा और वो वहां गए उस गांव में, तो उन गांव के लोगों ने, जो उनके साथी थे, उस प्रतिनिधि मंडल को धमकाया, धमकियां दी, धक्का मुक्की की। और लोकतंत्र में ये होता नहीं है। लोकतंत्र में अगर किसी के साथ उत्पीड़न होता है, हत्या बलात्कार होती है और कोई समाज का व्यक्ति उसके मिलना चाहता है, उसको सांत्वना देना चाहता है, तो उसकी मदद की जाती है। शासन और प्रशासन का एक फर्ज होता है कि वो उसके साथ जाकर के उनको मिलाए। लेकिन खुलेआम ऐसी घटना के बावजूद भी उस गांव के लोगों की ये हिम्मत है और हिमाकत है कि वो वहां मिलने जाने वालों के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, उनको धमकियां दे रहे हैं। हमारे योगी जी जब चुनाव आता है तो नारा देते हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, ओबीसी भी भाई, दलित भी भाई, ओबीसी की महिलाएं भी हमारी बहन बेटियां, दलित की महिला भी हमारी बहन बेटियां। लेकिन जब इन बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हत्या होती है, तो योगी जी ये सब कुछ भूल जाते हैं। वो बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं होती, वो एनकाउंटर वाली कार्रवाइयां नहीं होती और फैक्ट फाइंडिंग जो अगर हमारी कोई लोग जाते हैं उनके साथ बदतमीजी होती है। मैं यहां घोषणा कर रहा हूं कि 1-2 दिन के अंदर हमारे जो ओबीसी कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेशनल वाइस चेयरमैन हैं, जो सरदार इंद्रजीत सिंह जी, जो विश्वकर्मा समाज के इस देश के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र भी हैं, वो साथ में हमारे मनोज यादव जो उत्तर प्रदेश के हमारे ओबीसी कांग्रेस के चेयरमैन हैं, दोनों उस गांव में विजिट करेंगे। और योगी जी से मैं अनुरोध करता हूं कि शासन का उनको पूरा सहयोग मिलना चाहिए। इसके अलावा मैं एक और मांग करता हूं कि इस घटना की इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की देखरेख और निगरानी में एक सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बने और 30 दिन के अंदर अंदर इसकी जो है जांच रिपोर्ट सबमिट की जाए और जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी उसमें दोषी पाए जाए, उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं पूरे देश को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा जो अति पिछड़ा समाज है
जो भूमिहीन ओबीसी भी जिनको हम कहते हैं, वो गांवों में बहुत कम संख्या में रहते हैं और उनकी जो आर्थिक और दूसरी स्थिति भी कमजोर होती है। लगभग दलितों वाली स्थिति रहती है उनकी, बस वो अछूत नहीं माने जाते। तो बिहार में पिछले दिनों हमारी पार्टी ने खड़गे साहब जी की क़यादत में राहुल जी की प्रेजेंस में एक अति पिछड़ा घोषणा पत्र शामिल किया था और उसमें हमने मांग की थी कि अति पिछड़ा समाज के लोग जो गांव में कम संख्या में और बहुत कमजोर हैं, उनको भी एससी और एसटी एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट की तरह उनके लिए भी एक अति पिछड़ा अत्याचार निवारण एक्ट बने। और उस मांग को मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं और आखिर में सिर्फ मैं यही कहूंगा, खास तौर पे योगी जी के लिए जो मुख्यमंत्री हैं और भगवा धारण करके रहते हैं, कि अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, अंधेरी रात का मंजर बदल सको तो चलो, चिराग बनकर महफिल में चल सको तो चलो। ये भगवा वस्त्र पहनने से कुछ नहीं होगा। किसी गरीब दलित को तो अपने मुख्यमंत्री पद पर बने रहो, वरना इस्तीफा दे दो। हम भूल नहीं सकते, आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन 22 अप्रैल को पहलगांव में एक कायराना आतंकी हमला हुआ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा में नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने आज कांग्रेस की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मैं उस श्रद्धांजलि को आपके माध्यम से रखना चाहती हूँ। श्री राहुल गांधी जी को कोट कर रही हूँ। राहुल गांधी जी लिखते हैं, पहलगांव में पिछले वर्ष हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए सभी वीरों को मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत उनका बलिदान और उनके परिवारों की पीड़ा को ना कभी भूला है और ना ही इस कायराना कृत्य के दोषियों को कभी माफ करेगा। बेरहमी से छीने गए मासूम जिंदगियों की याद आज भी हमारे दिलों को झंझोड़ती है। शहीदों के परिवारों का दुख हम सबका दुख है। देश के उन बेटों की शहादत भारत की आत्मा में सदा अमिट रहेगी। आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ पूरा देश एकजुट था, है और हमेशा रहेगा। नफरत और हर फैसले वाली ताकतों के सामने भारत कभी नहीं झुकेगा। हम और अधिक मजबूती, एकता और संकल्प के साथ इनके विरुद्ध खड़े रहेंगे। जय हिंद। ये राहुल जी को मैं कोट कर रही थी और शहीदों को श्रद्धांजलि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आज हम अर्पित करते हैं। मैं पत्रकार साथियों का स्वागत करती हूँ। आप तीनों से जिनसे भी आपको सवाल करना हो, लेकिन आपसे निवेदन है जो आज का हमारा विषय है आप उसी पर सवाल रखेंगे तो हमें सही रहेगा। धन्यवाद। अलका जी, ये सवाल आपसे ही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप तमाम जो तीनों नेता हैं उन्होंने बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे का वर्णन किया कि किस तरह से वो महिला आरक्षण जो है वो लागू नहीं करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी का चरित्र क्या है? पप्पू यादव जो बयान दे रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए, वो महिलाएं जो राजनीति में आती हैं उनके लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, स्टार प्रचारक आप लोग बनाते हैं उनको, उनके बयान से समर्थन है या फिर विरोध है? तो अब तक विरोध क्यों नहीं कांग्रेस के किसी नेता ने किया है? देखिए, पप्पू यादव जी ने जो भी बयान दिया है, कोई भी महिला या कांग्रेस बिल्कुल भी उसका समर्थन नहीं करती। आपत्तिजनक है। उन्होंने क्यों कहा ये वही बता सकते हैं, पर हमें इस पे भारी आपत्ति है, इसे स्वीकार कतई नहीं किया जा सकता। उनको अपने बयान के लिए मेरा निजी मानना है माफी मांगनी चाहिए। आहत है हम सभी लोग। धन्यवाद। अलका जी, मैं नवीन गौतम भारत से हूँ। मेरा सवाल पहला आपसे ही है, फिर दोनों से करते हैं। आपने 10 लाख पोस्ट कार्ड की बात की है कि हम 10 लाख पोस्ट कार्ड लिखेंगे, लेकिन क्या आपने कभी पोस्ट ऑफिस जाकर देखा है कि पोस्ट कार्ड मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, कहाँ से आएंगे? क्योंकि ये इसलिए सवाल है क्योंकि दिल्ली में मैंने 22 पोस्ट ऑफिस में जाके कुछ चेक किया, मुझे नहीं लगा कि किसी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कार्ड थे। कहीं 5 थे, कहीं 10 थे, कहीं 12, कई जगह थे ही नहीं। तो पोस्ट कार्ड की व्यवस्था होगी या केवल ये अभियान आपका औपचारिकता बन जाएगा?
बिल्कुल हम इसे औपचारिक नहीं बनने देंगे। मुझे लगता है कि जब हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जो उपलब्धता होनी भी चाहिए थी, सरकार कोशिश करेगी अब वो उपलब्धता ना हो, ताकि 10 लाख पोस्ट कार्ड हमने फैसला किया है कि जुलाई के मॉनसून सत्र से पहले देश के हर गांव, हर विधानसभा, लोकसभा से पहुंच पाए। लेकिन हाँ, थोड़ी दिक्कत हमें भी आई, पर हम लोगों ने बल्क में पोस्ट कार्ड ले लिए और हम दिल्ली से अलग अलग पोस्ट खानों से जहां पर उपलब्धता है वहां से लेकर देश के अपनी हर राज्य और अपनी विधानसभा, लोकसभाओं पर बहनों तक पहुंचा रहे हैं, ताकि वो खुद इसको अपने नाम, पता, एड्रेस के साथ सीधे अपने अपने राज्यों से और अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में लिखकर, ताकि प्रधानमंत्री जी को जो भाषा समझ आती हो वो समझ आए, लेकिन उनको समझाना जरूरी है कि जुलाई में इसे लाकर पारित करके लागू करें। धन्यवाद। अब मेरा सवाल जयंत जी और राजेंद्र जी से है। आपके राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन हुआ, पिछले दिनों प्रेस रिलीज जारी हुई कांग्रेस की तरफ से, तो क्या उनमें 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया? उस लिस्ट को आप दोबारा आकलन करें तो देखें। देखिए, जो सीनियर लीडर्स है उसका क्राइटेरिया बनाया गया, जो सीनियर लीडर्स हैं पार्टी के, जो सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, इस तरह के सीनियर लीडर्स को लेके हमने ये बनाया है एडवाइजरी काउंसिल उस क्राइटेरिया के हिसाब से। लेकिन पार्टी ने अभी ऑलरेडी अपने संविधान में अमेंडमेंट किया, 50% सीटें पूरे संगठन में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाओं को हिस्सेदारी, भागीदारी दी जाएगी। रही बात बाकी क्षेत्रों में, तो आप टिकटों में भी पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को हर हालत में आगे रखकर चलेगी और उनको हिस्सेदारी, भागीदारी सुनिश्चित करेगी।